तो क्या वेलकम बैक बच्चों। तो वेल बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कंपनी में 4 लेक्चर लगाने के लिए मैंने बोला था, 3 लग चुके हैं, आज लास्ट लेक्चर है। कंपनी से कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना, आज ही और अभी खत्म करना। सब सामने देखेंगे। मैं लिमिटेशन पे पहुंच चुका हूँ, पर लिमिटेशन के बाद भी बेटा कुछ बात ऐसी है। तो वो मैंने लिमिटेशन अभी तक एक ही लिमिटेशन बढ़ाई थी, न्यूमरस रेगुलेशन। बेटा कंपनी के ऊपर नंबर ऑफ रेगुलेशन लगती हैं, उस दिन मैंने बताने की कोशिश करी। न्यूमरस का मतलब नंबर ऑफ से ही है बेटा। कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर पुराना कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 1956, नया लॉ कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी एक अथॉरिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट, सेबी एक लॉ है उसकी रिक्वायरमेंट, स्कैरा एक लॉ है उसकी रिक्वायरमेंट, आरबीआई उसकी रिक्वायरमेंट, इन सब की तो रिक्वायरमेंट है ही है। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप कंपनी के एंगल से बात करो तो कॉमर्स साइड में एक बड़ा रेप्यूटेड प्रोफेशन है कंपनी सेक्रेटरी। बेटा कंपनी स्पेशली पहले दिन ही कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लेती है, क्योंकि उनको पता है इतनी रेगुलेशन है वो कभी खुद पूरा कर ही नहीं पाएगा आदमी बेटा जिसने कंपनी बनाई है। बहुत सारे लॉ की जानकारी बेटा सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को है, कंपनी से रिलेटेड। कभी कोई अथॉरिटी क्या मांगेगी आपसे, लाओ जी ऑडिट रिपोर्ट दे दो। कोई कहेंगे कि मीटिंग जो हुई थी ना आपकी जनरल मीटिंग, उसके मिनट्स लिख दे दो। बेटा हर बात जो मीटिंग में होती है, जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग, हर बात लिखी जाती है, उससे बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। बेटा आरओसी मांगता है आपसे मिनट्स ऑफ मीटिंग, भेजो क्या लिखा गया था मीटिंग में, क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो भाई इतने लॉ, इतनी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही अथॉरिटी पूरी कर सकती है, वो कंपनी सेक्रेटरी है। बहुत तो मुश्किल है इतनी सारी रेगुलेशन को पूरा कर पाना। तो कंपनी में लिमिटेशन तो है कि कंपनी बनाने का मतलब है लाख रुपए महीना खर्चा, तो आप बहुत मजे में मान लो। कंपनी सेक्रेटरी मांगेगा भाई आपसे लाख रुपए महीना, बहुत मजे में खर्चा हो जाता है। समझ आई बात बाबू। उसके बाद पहली हेडिंग लिखी हुई है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। बताने की जरूरत नहीं है बेटा, फॉर्मेशन फीचर में आ चुकी है। और मैंने बोला है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है कि इनका फॉर्मेशन बहुत आसान है, लेकिन अगर कंपनी की बात है तो तीनों वर्ड याद रखना। कंपनी का फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इज अ एक्सपेंसिव टास्क। कंपनी बनाने में बेटा कोई बच्चों की बात नहीं है कि एक लेमैन रात चलता आदमी कहते हैं मैं कंपनी बना दूंगा, बना नहीं सकता। कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग है, 6-6 महीने मांगते हैं हम, 2-2 लाख रुपए मांगते हैं भाई, एक्सपेंसिव टास्क है। ये कोई पार्टनरशिप फर्म है 3,000 रुपए में बना के साइड कर देंगे। समझ में आ रही है बेटा बात। आगे बढ़ाते हैं, लैक ऑफ सीक्रेसी। अगर बेटा याद करो सोल प्रोप्राइटरशिप में एडवांटेज आई थी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्टनरशिप में एडवांटेज आई थी सीक्रेसी। वहां पर बेटा मैंने दोनों जगह पे कंपनी से कंपेयर किया। बाबू सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, आपके सीक्रेट्स कहीं नहीं जाते। आप किससे सामान खरीद कर ला रहे हो और किसको बेच रहे हो, यही तो मेन ट्रेड सीक्रेट है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कहीं नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स पब्लिश के बारे में होती नहीं कोई बात। सोल राइटरशिप के ऊपर तो कोई लॉ नहीं लगता, पार्टनरशिप के ऊपर लॉ तो लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पर वो ये नहीं कहता कि अकाउंट्स पब्लिश करो। तो आप अपने अकाउंट छुपा के रखते हो, जब अकाउंट्स ही नहीं दिखाए किसी को तो कैसे पता लगेगा कौन कस्टमर है हमारा, कौन हमारे सप्लायर्स हैं, पता ही नहीं लगता। पर बेटा कंपनी ने, ये बात मैंने तब भी बोली थी अब भी बोल रहा हूँ, हर 3 महीने बाद अकाउंट्स पब्लिश होते हैं, और बेटा बाकायदा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है हर कंपनी के अकाउंट्स। कंपनी बोलो आप मुंह से, मैं निकाल के दिखाऊंगा अकाउंट्स, सब कुछ पड़ा हुआ है कंपनी से रिलेटेड। तो बेटा और अगर कंपनी कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को भी देती है तो बेटा आरओसी भी उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कर देता है। यानी कि आरओसी को दिया, उसने भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया डॉक्यूमेंट, और कंपनी खुद भी अपने अकाउंट्स पब्लिश कर दिया। एक भी ऐसी बात नहीं है कंपनी में जो सीक्रेट रह जाए, तो सीक्रेसी होती नहीं कंपनी में। क्लियर है बात? मैंने पिछली बार ना आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, रिलायंस ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब इतनी चीज पब्लिक पड़ी हुई है। हम बताना चाहेंगे अपने मुंह से कि हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपके फादर सोचो कभी बताना चाहते हैं? एक घर की 4 दीवारी में तो बताते हैं हमने ये प्लॉट खरीद लिया या ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ये बाहर बताना चाहेंगे किसी को? हम बताना नहीं चाहते, कंपनी में बात रुकती ही नहीं, पब्लिकली अवेलेबल है। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। थर्ड हेडिंग इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, बड़े काम की बात। बेटा ये पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है?
पर्सनल मतलब बेटा फेस टू फेस टच प्रेजेंट होना। मैं कहता हूँ आप एक सोल प्रोवाइडर हो, आपकी एक दुकान है भारत माता चौक पर, कन्फेक्शनरी का आप काम करते हो। सर एक बात बताओ, आप अपने एम्प्लॉइज से फेस टू फेस मिलते होंगे क्या नहीं? सोल प्रोवाइडर मिलता होगा। सर अपने सप्लायर से जो दुकान का सामान बेचने आते हैं मिलते होंगे कि नहीं? मिलते होंगे। अपने कस्टमर से मिलते होंगे। सर ऐसे वर्क एनवायरनमेंट को बोलते हैं पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपनी में पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट नहीं, क्या होता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल मतलब फेस टू फेस टच प्रेजेंट ही नहीं होता। और वो रिलायंस के एंगल से हमने उस दिन एक बात बोली थी बेटा, रिलायंस के ओनर तो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, पर बेटा हम फिर भी बोलते हैं कि मुकेश अंबानी ओनर है क्योंकि 60% शेयर है उनके पास, है ना। अब मान लो बाबू रिलायंस के मेन ओनर एक ही आदमी है, मुकेश अंबानी, सबको पता है। बेटा क्या फेस टू फेस मिलता है अपने एम्प्लॉइज से? कितने एम्प्लॉइज से मिला होगा आज तक आप बता दो? मुझे लगता है 10 से भी मिला होगा। कितने कस्टमर से मिला होगा फेस टू फेस? मैं भी जियो 4G 5G यूज करता हूँ, मुझसे तो मिलने नहीं आता हूँ किस समय, आपसे आता है क्या? अपने कस्टमर से नहीं मिलने आता बाबू, अपने सप्लायर से मिलता होगा शायद रेयरली। बेटा कंपनी में ना फेस टू फेस वर्क एनवायरनमेंट बहुत कम एग्जिस्ट करता है, इसलिए बेटा वहां पर हम जो हो रहा है उसको बोलते हैं इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। कि वर्क एनवायरनमेंट इम्पर्सनल है, फेस टू फेस टच प्रेजेंट ही नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब? बेटा न्यूमरस रेगुलेशन पहले ही करा चुका हूँ। बेटा फिफ्थ हेडिंग है डिलेड डिसीजन मेकिंग, ये बात भी मैं कर चुका हूँ बेटा, मैं बता देता हूँ, कंफर्म भी कराऊंगा, याद भी कराऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप की पहली एडवांटेज आएगी क्विक डिसीजन मेकिंग। हमारा वहां पर हमने बात करी थी बेटा, सोल प्रोप्राइटर है, अकेला आदमी, कंट्रोल 100% कंट्रोल उसका, किसी के इंटरफेरेंस के बिना जजमेंट देता है, 1 मिनट में डिसाइड कर लेता है मुझे ही करना है या नहीं करना। तो सोल प्रोप्राइटर ज्यादा अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर पाता है। लेकिन कंपनी में बेटा एक परेशानी है, देखो डिसीजन तो कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, ये बात मैंने समझाई थी बेंच, है ना। हमेशा कौन डिसीजन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, 90% डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी मिलना बेटा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी मीटिंग पे आपको डिस्कशन करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एटलीस्ट 21 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ता है, 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। यानी कि अगर 25 अगस्त को मिलना चाहते हो ना बेटा, तो 4 अगस्त तक नोटिस मिल जाना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कम से कम 21 दिन पहले, कि अब हम मिलेंगे, इस डेट को मिलेंगे, मीटिंग का एजेंडा ये होगा, मीटिंग का प्लेस ये होगा, ये सब बताना पड़ता है आपको नोटिस। अब आप सोचो ना यार, डिसीजन लेना पहले 21 दिन तो इंतजार करे आदमी, और 21 दिन बाद मिलो तो परेशानी भी बता देता हूँ। हम क्यों माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 से लेकर 12 तक कितने नहीं हो सकते। ठीक है जी, किसी कंपनी में 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 2 बैठ गए एक तरफ, उन्होंने कहा जी इन्वेस्ट करो इस प्रोजेक्ट में, 2 बैठ गए एक तरफ, जी बिल्कुल नहीं करना। पूरी मीटिंग खत्म होगी, कोई जजमेंट ही नहीं निकला। मीटिंग विल एडजर्न टू अ पर्टिकुलर डेट, मीटिंग एडजर्न होगी, अगली डेट जो भी होगी तय करा होगा, तब फिर डिसीजन लिया जाएगा। कितना डिले है, सोल राइडरशिप में कितना आसान है, अकेला आदमी फटाफट जजमेंट ले भाई। दिख रहा है बेटा डिले है। बाबू पेपर में अलग से पूछे जाने वाली हेडिंग ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, ऑल्दो बेटा इट इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट बेटा ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का। ग्रीक में इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, मैनेजमेंट कुछ ही हाथों में है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इस चीज का। बाबू ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, ग्रीक में इसका मतलब है मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, कि मैनेजमेंट कुछ ही हाथों में। ठीक है जी, हमें साबित करना है कैसे मैनेजमेंट कुछ हाथों में। आराम से समझेंगे बेटा पूरी बात। मान लो बाबू आज आप सहारनपुर में बैठे हुए एक कंपनी के शेयर खरीदते हो बेटा, और वो कंपनी मुंबई बेस्ड है। इंडिया में ना बेटा ये कहना आसान होगा, मैं किसी भी कंपनी का नाम लूँ ना XYZ, तो आप बेटा खुद से ही अंदाजा लगा लेना कि उसका हेड ऑफिस मुंबई होगा। बेटा मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया में 100 कंपनियां हैं, तो बेटा 95 के हेड ऑफिस मुंबई है। 95 के, तो आंखें बंद करके सबका मुंबई बोलते रहा करो, 95 तो ठीक है, 5 ही गलत हो। ठीक है जी। बाबू आप सहारनपुर में बैठे हो, मुंबई बेस्ड कंपनी के आपने आज शेयर खरीद ली 10,000 रुपए की। ठीक है जी, और आपके पास मैसेज आया शेयर होल्डर्स,
हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरल मीटिंग के लिए। शेयर होल्डर की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग, ठीक है जी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। तो मैं शेयर होल्डर हूँ, मान लो मैंने शेयर खरीदे हुए हैं, तो मेरा मैसेज आता है शेयर होल्डर्स हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कंपनी की अगली जनरल मीटिंग के लिए, जो फला फला डेट को 15 सितंबर को है, कंपनी के हेड ऑफिस में है, 10 बजे पहुंचना है। मीटिंग का एजेंडा है कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। ठीक है, मेरे पास मैसेज आता है बाबू, मैंने मेल पढ़ी, अच्छा सा मैसेज गो थ्रू किया, मैंने फटाफट से फ्लाइट चेक करनी शुरू कर दी जो मुझे 15 तारीख को 10 बजे हेड ऑफिस पहुंचाते। ठीक है जी बेटा, मैंने फ्लाइट चेक करी, फ्लाइट मुझे कॉस्ट कर रही थी एक तरफ की, कुछ भी समझ लो 9,500 10,000। ठीक है जी, राउंड ट्रिप आना जाना 19-20 हजार। ठीक है जी, और मुझे लगा कि यार मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी, अंदाजा मैंने, और एयरपोर्ट से लेकर कंपनी हेड ऑफिस तक भी जाऊंगा वापसी में आऊंगा, अंदाजा मैंने सारा एस्टिमेट लगाया तो 28-29 हजार खर्च हो गए थे एक दिन के लिए। ईमानदारी से बताओ, मुझे जाना चाहिए या नहीं? 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हुए मैंने, 10,000 के मैंने शेयर खरीदे हुए हैं, मैं 29,000 खर्च करके एक मीटिंग अटेंड करके आऊँ? फटाफट से बताओ, जाऊंगा? अच्छा, जैसे मैं सोचता हूँ मेरे जैसे कितने होंगे? ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, पूरा इंडिया। और मैं ही कहता हूँ 10 भी नहीं, आप लाख सोचो, मैंने लाख के शेयर खरीदे हुए हैं, एक मीटिंग के लिए 30,000 खर्च दोगे? ऐसे तो बेटा मैसेज हर साल आएंगे, हर कुछ महीने बाद आएगा, दूसरी कंपनी की मीटिंग है, फिर तीसरी की है, फिर चौथी की है, कितनी मीटिंग में चले जाओगे बाबू? जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, ऐसा पूरा इंडिया सोचता है बेटा। और ज्यादातर पता है क्या होता है, मुंबई बेस्ड कंपनी है सारी, मैंने बता दिया 95% कंपनियां। बेटा कौन लोग अटेंड करते हैं जनरल मीटिंग? जो मुंबई के बिल्कुल आसपास रहते हैं, या तो मुंबई मेन सिटी में, या बेटा मुंबई के आसपास आउटस्कर्ट में। कोई गोवा में है तो जा सकता है, पुणे में है तो जा सकता है, आसपास वाले लोग। ठीक है जी, अब वो बहुत कम लोग बेटा इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, ये दिख रहा है। पहली मीटिंग हुई, 15 लोग आए, वो 15 चेहरे, सबने एक दूसरे के चेहरे देखे, इतने लिमिटेड नंबर में हो। ठीक है जी, अगली मीटिंग हुई, फिर वही 15-16 चेहरे, आसपास के लोग, बाहर वाला कोई नहीं आ रहा, इन्वेस्ट पूरा इंडिया कर रहा है, पहुंच पा नहीं रहा। तीसरी मीटिंग हुई, फिर वही 15 चेहरे। सर कितनी जान पहचान हो जाएगी? अब तो हो जाएगी, 3-4-5 मीटिंग में बैठोगे तो सब जान पहचान हो जाएगी। अल्टीमेटली पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ बाबू। ये 15 लोग बैठ गए, लेट्स सपोज की बात करते हैं, ए से लेकर कुछ भी ओ तक, मान लो ये 15 लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ तक बैठ गए। ठीक है जी, आज मीटिंग का एजेंडा क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना नहीं। इन्होंने क्या करा, अपने में से ही कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाकर भेज दिया, एक बी को, एक डी को, और एक एफ को। ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है जी, और बेटा इनको भी पता है कि कोई और तो आएगा नहीं, ये लोग हमारे साथी हैं। बेटा कई बार ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं विच आर कंट्रारी टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जो पब्लिक के खिलाफ। कैसे हो सकते हैं वो डिसीजन, समझते हैं। बेटा कंपनी ना एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल खरीदती है, जबका मार्केट प्राइस है 15 रुपए, और हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ ऑर्डर रॉ मटेरियल खरीद लेती है। 1 करोड़ समझ, 1 करोड़ रॉ मटेरियल खरीदती है, 1 करोड़ यूनिट, 15 रुपए का है मार्केट प्राइस। बेटा डी के ना भाई का भी सेम ही काम है, डी का जो भाई है उसका भी सेम ही काम। बेटा उससे कंपनी ने इस बार खरीद लिए 20 रुपए में 1 करोड़ यूनिट। ठीक है जी, समझदार हो तो आपको इशारा काफी, ये फ्री के 5 करोड़ रुपए बाहर पहुंचा दिए। जब मार्केट में ही दाम 15 रुपए, तो 20 का खरीदने का क्या मतलब, जानबूझ के खरीदा। 20 का खरीदा, 20 करोड़ बाहर पहुंच गए, जिसमें से 15 करोड़ तो एक्चुअल कीमत है, 5 करोड़ फ्री में बाहर पहुंचा दिए। क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स ये 15 लोग वो सेटल कर लेंगे, 5 करोड़ 15 लोग चुपचाप बांट लेंगे। दिख रहा है बेटा ये कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के खिलाफ ले रहे हैं। कुछ टाइम में क्या होगा, 2-3 साल में कंपनी लॉसेस में दिखनी शुरू हो जाएगी। जब 15 करोड़ की चीज खरीदोगे, 20 करोड़ में लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे, 2-3 साल में लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे। बाकी शेयर होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एक्सेप्ट टू एग्जिट द कंपनी, वो कंपनी के शेयर बेचेंगे और साइड में। आपको दिखा कैसे, क्या हुआ, मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों ने कैसे कंट्रोल करा कंपनी को। मीटिंग ही कुछ लोगों ने अटेंड करी, मर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहुंचवाए, मर्जी के डिसीजन दिलवाए, कंपनी को लॉस में बचाया, और बेटा चुपचाप आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉफिट को बाहर पहुंचाते गए और खाते गए मिलवा के।
दिख रहा है क्या है ये? यही है मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, कि अल्टीमेटली कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ही हाथों में होता है, क्योंकि कुछ ही लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आया ओलिगार्चिक मैनेजमेंट क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं। वो लास्ट हेडिंग होगी अब कन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट, सेवेंथ लिमिटेशन। उसके बाद खत्म लिमिटेशन, मुझे टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करनी है, फिर मेरा कंपनी वाला मुद्दा पूरा। वो कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ये कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का क्या मतलब है बेटा? लड़ाई झगड़े। वो इस हेडिंग को आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो वैसे जैसे एनसीईआरटी लिखी है, एक मेरी भाषा। मेरी भाषा क्या, पहले मैं वही बता देता हूँ बेटा। कन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट किसके बीच की बात कर रहा हूँ मैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैंने भी एग्जांपल लिया, आप कंपनी में 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, मीटिंग के लिए मिले, कोई भी मीटिंग का एजेंडा है, मान लो इन्वेस्टमेंट करने की बात है कहीं, दो ने कह दिया इन्वेस्ट करो, दो ने कह दिया नहीं करो। सर देखो, हर इंसान का चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव अपना है। एक ने कहा इन्वेस्टमेंट करो, मेरे हिसाब से क्या लॉजिक है, उसने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया। दूसरे ने कह दिया नहीं करो, मेरा पर्सपेक्टिव ये है। तीसरे ने जिसने कहा इन्वेस्टमेंट करो, उसने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया। चौथे ने अपना बता दिया। सर हम सब एक जैसा नहीं सोचते, सब ह्यूमन बीइंग अलग अलग सोचते हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकती हैं, एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन लीड टू द कन्फ्लिक्ट। तो बाबू, एक तो बात कन्फ्लिक्ट की आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने अभी समझा। दूसरे कन्फ्लिक्ट की बात जैसे जो एनसीईआरटी कहती है, मैं उसकी भी बात कर देता हूँ बेटा। कंपनी ना पिछले 3 साल लॉस में बिताए हैं, आज चौथे साल में ना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया कंपनी को। ठीक है जी, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हो गया बेटा। एम्प्लॉइज ने कहना शुरू कर दिया जी 3 साल से कुछ बोनस नहीं मिला, हमने फिर भी आपके लिए काम किया, हम छोड़कर नहीं गए, इस साल हम डिजर्व करते हैं बोनस इंक्रीमेंट, हमें दो। ठीक है जी, उनकी डिमांड एप्रोप्रिएट है। शेयर होल्डर आ गए, शेयर होल्डर ने कहा क्या बात कर रहे हो जी, 3 साल से हमें भी तो कुछ नहीं मिला, कंपनी लॉस में थी, इक्विटी शेयर होल्डर को आपने 1 रुपए का डिविडेंड नहीं, तो अब तो हमें दे दो। उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया बेटा। सप्लायर्स आ गए आपके कि हमने देख लो 30 दिन में से भी ज्यादा हम किसी को उधार नहीं देते, आपसे हमने 120 दिन कॉपरेट किया, 4 4 महीने उधार नहीं मिला, तब भी हम कॉपरेट करते गए, अब तो हमारा उधार सबसे पहले उतरा। बैंकर भी आ गए, पिछले 3 साल में कोई भी लोन की किस्त टाइम पे जमा नहीं हुई, अब तो जमा कर दो, कमा लिया। दिखाई दे रहा है बेटा कंपनी के स्टेक होल्डर कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और लड़ाई बेटा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की है, सच बात यही है। स्टेक होल्डर्स जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ क्लियर है ना? स्टेक होल्डर्स मतलब हर वो पर्सन जो मेरे बिजनेस से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है, उसको मैं स्टेक होल्डर बोल रहा हूँ। दिख रहा है बेटा, सारे के सारे स्टेक होल्डर आपस में लड़ रहे हैं। यही है कन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट। सबके इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग है, सबको पैसा चाहिए, और पैसा कंपनी ने ठीक है कमाया, पर एक लिमिट में तो कमाया होगा। सबकी कैसे मांगे पूरी हो सकती है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? अब बाबू मैं बात करने जा रहा हूं आपसे दो तरीके की कंपनी की। सब सामने देखेंगे बेटा, ये पेपर में मस्त कम क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कब आएगा पर आएगा जरूर। हाफ ईयरली में आए, सेकंड वीकली में आए, आ चुका हो, फाइनल में आए, एक बार यार ये डिजर्व करता है पेपर में आना। ठीक है जी, आ चुका, बहुत बढ़िया। बाबू एक बार तो ये डिजर्व करता ही करता है। आराम से सुनना, देखो मैं अपनी नजर में कंपनी किसको मानता हूँ ये समझ लेना। मेरी भाषा याद रख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीजें। बेटा मेरी नजर में ना कंपनी सिर्फ एक ही होती है, वो ये होती है, इसे मैं कंपनी नहीं बोलता, इससे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ मेयर एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप कंपनी हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? मैं क्यों नहीं बोलता इसको कंपनी? क्योंकि आपके अंदर कंपनी वाला कोई गुण ही नहीं देखने को मिलता। यू आर मेयर एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का एक्सटेंशन हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सुनो बेटा, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मेंबर की, पब्लिक कंपनी पता है क्या होती है? जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होते हैं, और मैक्सिमम अनलिमिटेड अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं। रिलायंस में 14 लाख हैं, 14 लाख इंडियंस मेंबर हैं, 14 लाख लोगों ने शेयर खरीदा हुआ रिलायंस का। अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं, अनलिमिटेड कितने भी, कम से कम 7 बेटा। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर, और बेटा मैक्सिमम 200। इसी वजह से मैं इसको बेटा पार्टनरशिप फर्म का एक्सटेंशन बोलता हूँ।
ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, कम से कम कितने लोग चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। सर अगर मैं कहूँ 60 लोगों ने पार्टनरशिप करनी हो, अब 60 तो पार्टनरशिप कर नहीं सकते, 50 का अलाउड नहीं है, वो लोग बेटा प्राइवेट कंपनियां बना, क्योंकि यहाँ कम से कम 2 ही चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के ऊपर ना रेगुलेशन कम है, आरओसी भी उतनी जवाब नहीं मांगता, आरओसी भी उतने डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, ठीक है जी। सर कंपनीज एक्ट भी ज्यादा परेशान नहीं करता, सारी परेशानियां इसके ऊपर है। ये तो कंपनी नहीं है सच मायने में, वो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा जैसे जैसे मैं बात बोलता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ये कंपनी पता कौन बनाते हैं? एक ही परिवार के सदस्य मिलकर। ज्यादातर आप देखोगे प्राइवेट कंपनी किसने बनाई है? एक ही परिवार के सदस्यों ने मिलकर। बाबू कैसे पता लगेगा कोई कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक? बाबू अगर किसी के भी नाम के आप आखिरी में देखो ना पीवीटी एलटीडी देखा होगा, तो समझ जाना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और बेटा अगर किसी के नाम के आखिरी में सिर्फ देखो ना एलटीडी मतलब लिमिटेड, तो समझ जाना कि ये पब्लिक कंपनी। पब्लिक से मतलब सरकारी से नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। ये दोनों ही कंपनियां आप लोग बना सकते हो। पब्लिक कंपनी का मतलब पता है क्या है? कि आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो। और प्राइवेट कंपनी का मतलब पता है क्या है? कि ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ये प्राइवेट फंड पे ही चलेगी, अपने ही पैसे लगाने पड़ेंगे इस कंपनी को चलाने के लिए। समझ में आ रहा है प्राइवेट और पब्लिक नाम कहां से आया? पब्लिक नाम कहां से आया? ये कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, और प्राइवेट कंपनी ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। कभी कैसे चलेगी? प्राइवेट फंड पे चलेगी, अपना पैसा डालकर चलेगी। ठीक है जी। पिछली बार भी मैंने आपको एक टास्क दिया था, अगर याद है तो। मैंने कहा था हल्दीराम का कोई भी चिप्स का पैकेट, भुजिया का पैकेट, कोई नमकीन का पैकेट खरीद लेना, 500 रुपए आज खर्च लेना अपनी पढ़ाई के लिए, और पीछे उठाकर देख लेना क्या लिखा हुआ है, हल्दीराम लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड है। तो बाबू आपको पता लग जाएगा, कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिल जाएगा कि पढ़ते कैसे हैं, कंपनी कौन सी है। ठीक है जी। आज कर कर देख लेना जिन्होंने नहीं करा था पिछली बार। बेटा अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टर्स की, सामने देखेंगे सब। बेटा एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर जरूरी है, और बेटा एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2। सुनना काम की बात, क्या मैक्सिमम यहाँ पर बताए गए हैं? नहीं बताया गया, पर मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, मैं बता देता हूँ, आगे की बात है पर लिखना हो। ठीक है जी। बाबू आप 7 कम से कम मेंबर बनाओ, 7 में से 3 लोगों को आप डायरेक्टर बना सकते हो। जो 7 मेंबर बनाए, मीटिंग करी, उनमें से 3 डायरेक्टर बनाने कंपल्सरी, 3 तो चाहिए। और बेटा यहाँ जब कम से कम 2 मेंबर हैं, तो डायरेक्टर भी कम से कम कितने होंगे? वही 2 होंगे। ठीक है जी। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मतलब है। बेटा सरकार का ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, और सरकार ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट देते हुए प्रायोरिटी देती है कंपनी को। अब मैंने कहा यार ये कंपनी बनाएंगे, यही वो कंपनी जिसको बनाने में 6 महीने लग जाते हैं, 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इस कंपनी के हम 25,000 रुपए मांगते हैं ऑफिस में, और 15 दिन में कंपनी बना के दे देते हैं, तभी मैं इसको कंपनी नहीं बोलता। 15 दिन में बन जाएगी, 25,000 रुपए में बन जाएगी, कभी भी कंपनी नहीं बोलता मैं इसको। ठीक है ना जी। सुनते रहना आराम से बात। तो वो सरकार ने कहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कंपनी को देना है जिसकी भी एप्लीकेशन है। अब मैंने कहा यार ये कंपनी बनाएंगे तो औखा हो जाएगा, 2 लाख 6 महीने, इतने में तो कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। फटाफट से कंपनी बनवाई, कॉन्ट्रैक्ट में बेडिंग करी, और कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया, क्योंकि कंपनी को मिलना था, मैंने कंपनी बना ली। अब आपको कंपनी बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 डायरेक्टर। मैं मेंबर बना, अपने भाई को मेंबर बना लिया, हम दोनों मेंबर बने, हम दोनों ही डायरेक्टर बन गए, खत्म कहानी। 2 बंदों से पूरी कंपनी चल रही। मैंने क्या बताया? ये कंपनी ज्यादातर घर वाले बनाते हैं, और ज्यादातर काम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए होता है। और ध्यान रखना, कंपनी बनाने के पीछे एक वजह ये भी होती है, कंपनी का रिकॉग्निशन ऑल इंडिया लेवल पे होता है। कंपनी ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज होती है, पार्टनरशिप फर्म का नाम इतना पॉपुलर नहीं हो पाता, पता नहीं क्या बात है। किसी भी कंपनी का नाम होगा ना, अच्छे से रिकॉग्नाइज होगा, ऑल इंडिया लेवल पे अच्छे से पहुंच जाएगा। जबकि बेटा ये काम पार्टनरशिप और सोलो राइटरशिप के साथ नहीं होता। अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ गई? पक्का से। बेटा एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेंबर की, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। बेटा पब्लिक कंपनी इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाती है। सर आपने भी श्योरली बचपन में जब रजिस्टर बनाए होंगे, इंडेक्स बनाया, पहले पेज से लेकर 10 पेज तक चैप्टर नंबर 1 है, 11 से लेकर 25 तक चैप्टर 2 है, बनाया।
सर पब्लिक कंपनी इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर में क्या लिखना पड़ता है? मेंबर का नाम, मेंबर का बैंक अकाउंट की डिटेल, मेंबर का एड्रेस, मेंबर ने कितने शेयर खरीदे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं, याद रखेगा सबका एड्रेस? रिलायंस में 14 लाख हैं, किसको याद होगा सबका एड्रेस, सबका फोन नंबर, सबकी मेल आईडी, सबका बैंक अकाउंट, सबका नाम? किसी को भी ना, तो चुपचाप से लिख लो। ऐसी कंपनी इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाती है। सर ये इंडेक्स ऑफ मेंबर नहीं बनाते, क्यों? बड़ी सीधी सी बात, घर वाले तो कंपनी बना रहे, अपना नाम अपना एड्रेस नहीं पता, कितने शेयर खरीदे पता नहीं, इसलिए बेटा ये इंडेक्स ऑफ मेंबर नहीं बनाते ना, इनके ऊपर कंपलसरी है, इनके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। समझ में आई बात? पक्का से इधर देखना बाबू, ट्रांसफर ऑफ शेयर। अभी लास्ट लेक्चर में हेडिंग आई थी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बात तब भी बोली थी बेटा, ऐसी कंपनियों में शेयर सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरे पास शेयर है, एक कंपनी रिलायंस के, 1 लाख रुपए के, मुझे अर्जेंट पैसे देता है, अभी शेयर बेचू, अभी 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। सर यहाँ शेयर बड़े आसानी से बेचे जा सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों बेचे, किसी को नहीं जानना कारण, आपके पैसे जब मर्जी शेयर बेचो। बट बेटा प्राइवेट कंपनी, इतना आसान होता होगा क्या शेयर ट्रांसफर होना? सर नहीं होता। आप दो भाइयों ने कंपनी बना ली, कल को बेटा आपकी बात बिगड़ गई, आप अपना शेयर किसी तीसरे को बेचना चाहते हो, कितना आसान होगा? इतनी आसानी से जाने देंगे? मतलब ही नहीं। सर आपके ऊपर शेयर ट्रांसफर पे यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ विदाउट रेस्ट्रिक्शन कभी भी शेयर बेच सकते हो, यहाँ पर बेटा शेयर नहीं बेचे जा सकते बिना रेस्ट्रिक्शन। समझ में आई बात? आखिरी बात बेटा, ऐसी कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि मेरे शेयर खरीदो, नाम है पब्लिक कंपनी, पब्लिक के पैसों में चलती है। ऐसी कंपनी पब्लिक को शेयर बेचने के लिए इनवाइट करती है कि मैं शेयर बेच रही हूँ, कोई भी पब्लिक का मेंबर खरीदना चाहता है खरीद ले। और ऐसी कंपनी कभी भी बेटा शेयर पब्लिक को इशू कर ही नहीं सकती, नाम है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फंड पे चलेगी, पब्लिक से पैसा 1 रुपया नहीं आएगा। तभी तो मैं बोलता हूँ कंपनी वाला गुण ही नहीं है, कंपनी का मेन गुण होता है शेयर बेचना पब्लिक को, ये गुण ही नहीं है आपके अंदर, इसी वजह से मेरे को कंपनी बोलने का मन ही नहीं करता इसको। समझ में आए सारे डिफरेंस? मैंने सारे समझाने की कोशिश करी, एक बार बेटा फटाफट से हम बुक से कंफर्म करते हैं। बुक ने ना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस पॉइंट में भी लिखे और बेटा टेबुलर फॉर्म में भी लिखे, टेबुलर में भी वही सारी बातें लिखी हैं जो पॉइंट में लिखे हैं, यही पढ़ते हैं। मेंबर मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, यहाँ 2 और 200, डायरेक्टर यहाँ 3 या 2, जो 2 मेंबर बने वही 2 डायरेक्टर बन गए, मैंने एग्जाम्पल दिया। अब वो इंडेक्स ऑफ मेंबर आपके लिए बनाना कंपलसरी है, सारे मेंबर के नाम याद नहीं रहेंगे, एड्रेस याद नहीं रहेंगे, 14 लाख लोग हैं रिलायंस में, कितनों के याद रख लोगे? ये तो घर वालों ने कंपनी बनाई, अपने नाम एड्रेस नहीं पता क्या? तो यहाँ इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ शेयर बेच सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, दूसरे वाला आपको जाने नहीं देगा इतनी आसानी से। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में निकलना आसान नहीं है, वैसे ही बेटा प्राइवेट कंपनी से निकलना भी आसान नहीं। ठीक है जी, लास्ट वन, इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर। बेटा कहता है क्या पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो शेयर्स के लिए? सर पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, पब्लिक से 1 रुपया नहीं आएगा। ठीक है जी, कंपनी फिनिश हो गया। अब मेरे पास 2 टॉपिक बचते हैं, ज्वाइंट इन द फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों पे 1-1 दिन लगेगा। केस स्टडी शुरू, केस स्टडी खत्म होते ही 1 मार्कर्स शुरू। ठीक है जी, फिर चैप्टर नंबर 7 का नंबर है, मैंने कहा था इतना तो मैं पक्का रिवाइज कराऊंगा, 7 तक तो पक्का ही करा दूंगा, जो टाइम बचेगा वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद चैप्टर 4 करा दूंगा, अगर टाइम बचा 3 करा दूंगा, टाइम बचा 5 भी करा दूंगा। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।